Assalamualaikum everyone. Today we are going to start next chapter that is hematology and oncology. इसमें सबसे पहले है फीटल एरिथ्रोपोइसिस। इसमें फीटल एरिथ्रोपोइसिस में हमने याद रखना है कि किस ड्यूरेशन में जो है वो एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से डायग्राम से देखते हैं, यॉर्क सैक में एरिथ्रोपोइसिस होना स्टार्ट होती है। ठीक है, 3 to 8 वीक्स जो है ना यॉर्क सैक में एरिथ्रोपोइसिस होगी। उसके बाद लिवर में 6 वीक्स अप टिल बर्थ। उसके बाद स्प्लीन में 10 to 28 वीक्स। और उसके बाद बोन मैरो में 18 वीक्स टू एडल्ट लाइफ, यानी एडल्ट लाइफ में भी बोन मैरो ही एरिथ्रोपोइसिस करेगी। अब इसका एक आसान तरीका है इसको याद करने का, रफली एस्टिमेशन से, जैसे कि YLB, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सैक से, सेकंड में लिवर से और थर्ड में बोन मैरो से। और ज़्यादातर MCQ भी इसी का आता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में किससे बनती है, तो वो लिवर से बनती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हीमोग्लोबिन में जो है वो कौन कौन सी चेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फ़ा 2 और गामा 2 होती है। उसके बाद जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है जिसको हम HbA1 कहते हैं, उसमें अल्फ़ा 2 और बीटा 2 होती है। उसके बाद जो है एक HbA2 भी होती है अडल्ट्स में, जो कि स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, उसमें होती है अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होगी और बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन और कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगी और एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजन होगी और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगी और एंटी डी एंटीबॉडी होगी। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर, जो है वो ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी पॉजिटिव। अब जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए और ओ ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप जो है वो ओ और बी से रिसीव कर सकते हैं और बी और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। जो ए बी है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये सबसे ही ले सकता है, ओ ए बी और ए बी, लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकता है। उसके बाद ओ जो ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, ये जो है वो सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है, लेकिन डोनेट ये सबको करेगा, ए बी और ओ। उसके बाद जो आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही रिसीव कर सकता है, लेकिन डोनेट सिर्फ पॉजिटिव को ही कर सकता है। और जो आर एच नेगेटिव है, ये आर एच नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, लेकिन डोनेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कर सकता है। उसके बाद है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक आर एच हीमोलिटिक डिजीज़ है और एक ABO हीमोलिटिक डिजीज़ है। इसमें आर एच में क्या होता है कि आर एच मदर जो है वो आर एच नेगेटिव होती है और फीटस आर एच पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो एक्सपोज हो जाता है फीटल ब्लड ग्रुप से ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो अब उसमें क्या होता है, मैटरनल एंटी डी एंड IG जो है IgG बन जाती हैं। जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो एंटी डी IgG जो बनी होती हैं वो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा और फीटस को अटैक कर देती हैं, और जिसकी वजह से हिमोलिसिस हो जाता है। और इसमें जो है हमें हाइड्रोप्स फेटालिस मिलता है और जो जॉन्डस है वो शॉर्टली आफ्टर बर्थ होगा। इसके अलावा हमें कर्निकटेरिस मिल सकता है। अब इसमें जो MCQ आता है ना कि एंटी डी IgG हमने कब एडमिनिस्टर करनी है मदर को, तो वो हमने ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर और अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में करनी है। उसके बाद ABO हीमोलिटिक डिज़ीज़, अगर मदर O है और फीटस A या B है, तो इसमें क्या होगा कि जो मदर है उसमें पहले से ही एंटी A या एंटी B एंटीबॉडीज़ होंगी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस पे अटैक करेंगी और फिर हिमोलिसिस हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना हिमोलिसिस माइल्ड होता है विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ, और ये फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ में भी हो सकता है, लेकिन ये लेस सीवियर होता है। और इसके ट्रीटमेंट में हम फोटोथेरेपी या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं।
उसके बाद आ जाता है हेमेटोपोइसिस। इसमें सबसे पहले होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। उससे बनता है माइलेट स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलेट स्टेम सेल से आगे होगी एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ग्रेन्युलोपोइसिस और मोनोसाइटोपोइसिस। और लिम्फोइड स्टेम सेल से होगी लिम्फोपोइसिस। अब बोन मैरो में सबसे पहले बनेगा एरिथ्रोब्लास्ट, उससे बनेगा रेटिकुलोसाइट जो कि ब्लड में जाके एरिथ्रोसाइट बना देगा। उसके बाद थ्रोम्बोपोइसिस में क्या होगा कि बोन मैरो में मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा और फिर जब ब्लड में जाएगा तो वो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेन्युलोसाइटोपोइसिस में सबसे पहले माइलोब्लास्ट होगा बोन मैरो में और वो ब्लड में जाके इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बना देगा। न्यूट्रोफिल कैसे बनेगा कि पहले बैंड सेल बनता है और फिर न्यूट्रोफिल बनता है, और इन तीनों में जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इसे ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। इसको हम बैन से याद कर सकते हैं। और जो मोनोसाइटोपोइसिस है उसमें मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनेगा ब्लड में, और फिर जब वो टिश्यूज़ में जाएगा तो हम उसे कहेंगे मैक्रोफेज। उसके बाद लिम्फोपोइसिस में पहले ब्लास्ट बनेगा और उससे फिर बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। बी सेल ने बनाना है प्लाज्मा सेल और टी सेल ने आगे टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल। उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सेल होते हैं। इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस, और ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इनके काफ़ी ज़्यादा 4-5 न्यूक्लियस होते हैं। अब इसमें जो है ना दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और एक एज़्यूरोफिलिक होते हैं जो कि लाइसोसोम्स में होते हैं। स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स में हमारे पास ल्यूकोसाइट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और कोलेजनेज होगा, और एज़्यूरोफिलिक में प्रोटीनेजेस और एसिड फॉस्फेटेज। अब जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट होगी, तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और इनकी मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आएंगी। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल के कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं उनमें होता है C5a, इंटरल्यूकिन 8 और ल्यूकोट्राइन B4। ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो फोलेट और B12 की डेफिशिएंसी है उसमें हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, जिसमें 6 से ज़्यादा इनके लोब्स हो जाते हैं। उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल के जो प्रिकर्सर है ना, बैंड सेल्स वगैरह, उनका जो है नंबर ज़्यादा हो जाता है, और ये जो है हमारे पास माइलाइड प्रोलिफरेशन में हमें मिलेगा। और ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन में क्या होता है कि लेफ़्ट शिफ्ट के साथ हमें इमेच्योर आरबीसीज भी मिलते हैं। और ये जो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ये भी एमसीक्यू में आता है, और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो हैं न्यूट्रोफिल्स के ये भी एमसीक्यू में आते हैं। और इसके अलावा ये फर्स्ट 24 आवर में जो इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें ये रेज्ड होते हैं, ये भी एमसीक्यू में आएगा। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट में क्या होते हैं, ये ए न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जिनमें ऑर्गेनेली नहीं होता, और ये बाइकनकेव होते हैं। लाइफ स्पैन 120 डेज़ है। सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज होता है, और इसमें जो है ना वो क्लोराइड बाइकार्ब एंटीपोर्ट होता है ऑक्सीजन और जिसने कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना ट्रांसपोर्ट करनी होती है। पॉलीसाइथीमिया में इसका जो है ना एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाती है। इसके अलावा जो है ना वो इसको स्टेन करने के लिए हम राइट जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं, जिससे जो है ना हमें रेजिडुअल राइबोसोमल आरएनए का जो है ना वो पता चलता है। और ये भी एमसीक्यू होता है कि स्टेनिंग जो है ना वो किस वजह से होती है, तो वो राइबोसोमल आरएनए की वजह से होती है। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट जो हैं ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। लाइफ स्पैन इनका 8 to 10 डेज़ होता है। अब इसमें जो है ना वो दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा और डेल्टा, और ये भी एमसीक्यू में आते हैं कि डेल्टा ग्रैन्यूल्स में कौन सी चीज़ें होती हैं और अल्फ़ा में। तो हमने ऐसे याद करना है, डेल्टा में कैश से याद करना है कि इसमें जो है ना वो कैल्शियम, एडीपी, सीरोटोनिन और हिस्टामिन होगा, और अल्फ़ा में जो है ना हमने एफ से याद करना है वॉन विलीब्रेंट फैक्टर, फिब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 4। इसके अलावा वॉन विलीब्रेंट फैक्टर का रिसेप्टर GP1 भी होता है, और फाइब्रिनोजन का होता है GP2B3 है रिसेप्टर। ये दोनों प्लेटलेट्स पर होते हैं। जो मोनोसाइट हैं इनका काम है ये टिश्यूज़ में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं,
और ये इनमें लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और इनकी एक्टिवेशन होती है इंटरफेरॉन गैमा से। इसके अलावा ये जो है ना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ग्रैन्युलोमास का। ये भी एमसीक्यू में आता है कि ये मिलकर जो है ना वो जॉइंट सेल बनाते हैं जो कि ग्रैन्युलोमा का कंपोनेंट होता है। ग्रैन्युलोमा टीबी और सार्कोइडोसिस में मिलते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस के जो है ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम होते हैं। लिवर में कुफर सेल कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में हिस्टियोसाइट्स, बोन में ओस्टियोक्लास्ट और ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं इन्हें। इसके अलावा जो डेंड्राइटिक सेल हैं ये भी फेगोसिटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा इओसिनोफिल्स हैं जो कि हेलमिंथिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो डिफेंड करते हैं। अब इसमें जो है ना बाइलोब न्यूक्लियस होता है और इसमें लार्ज इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें जो है ना हिस्टामिनेज रिलीज़ होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में हमें फ़ायदा देता है। अब कॉजेज़ ऑफ इओसिनोफिलिया हम पैकमैन से याद कर सकते हैं। पैरासाइट, अस्थमा, क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, एलर्जिक प्रोसेस, नियोप्लेजिया और इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरासाइट, अस्थमा और एलर्जी है, यानी इनके रिएक्शन में इओसिनोफिल ज़्यादा होंगे। और जबकि जो बेसोफिल और मास्ट सेल है ना ये मीडिएट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि बेसोफिल में हमारे पास हिस्टामिन और हेपरिन होती है, तो हिस्टामिन ने मीडिएट करना होता है एलर्जिक रिएक्शन। और जो मास्ट सेल हैं ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और इनके अंदर भी हिस्टामिन होती है जो कि मीडिएट करती है एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा क्रोमोलिन सोडियम है मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन को प्रिवेंट करता है और अस्थमा की प्रोफाइल एक्सिस में हम इसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हिस्टामिन ज़्यादा हो जाए तो उसमें हमें फ्लशिंग, प्रूराइटिस, हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी, टी और नेचुरल किलर हैं। जो बी और टी हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में इनका काम होता है और जो नेचुरल किलर है वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में इनका पार्ट होता है। अब जब इनेट इम्यूनिटी है इसमें नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है ये काम करते हैं। अब इनमें जो है ना ये नेचुरल किलर सेल है, इसमें जो है लिटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्होंने एपोप्टोसिस करनी होती है। अब ये क्या करते हैं कि जब कोई भी फॉरेन बॉडी होगी जिसके अगेंस्ट इसने काम करना होगा तो ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगी और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी और ये उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो कि क्लास 1 MHC को यानी कि रिप्रेजेंट नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं। उसके बाद जो बी सेल हैं इन्होंने मीडिएट करनी होती है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और टी सेल ने सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली सेल्स को किल कर देते हैं, जबकि बी सेल्स जो हैं वो पहले एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उसके बाद वो किल करते हैं सेल्स को। ये जो है वो दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन बी सेल की मैच्योरेशन होती है बोन मैरो में और टी सेल की होती है थाइमस में, और ये दोनों भी एमसीक्यू में आते हैं। इसके अलावा वो जो है इसके CD19 और 20 को ये एक्सप्रेस करता है, ये दोनों भी एमसीक्यू में आते हैं। उसके बाद अब बी सेल जो हैं उससे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनते हैं और फिर प्लाज्मा सेल जो हैं वो आगे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ये भी एमसीक्यू में आता है। उसके बाद जो टी सेल है ना अब उसमें CD8 है, इसमें साइटोटॉक्सिक होते हैं, हेल्पर होते हैं। जो साइटोटॉक्सिक हैं वो CD8 को एक्सप्रेस करते हैं और हेल्पर CD4 को एक्सप्रेस करते हैं और CD8 MHC1 को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, 4 जो है वो MHC2 को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हम ऐसे याद करते हैं 8 1 are 8 और 4 2 are 8। इसके अलावा जो टी सेल की एक्टिवेशन के लिए होती है वो होती है CD28। और ये भी पूछते हैं कि ब्लड में टी सेल का कितनी परसेंटेज होती है, तो ये होते हैं 80% और बाकी जो हैं वो 10 to 20% होते हैं बी सेल। उसके बाद प्लाज्मा सेल ने मेनली एंटीबॉडी बनानी होती है अगेंस्ट द एंटीजन और ये ज़्यादातर हमें बोन मैरो में मिलते हैं। उसके बाद आ जाती है हीमोग्लोबिन की
इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें अगर हम देखें ना एडल्ट में, तो हमारे पास नॉर्मली जो है इसमें होता है ग्लूटामिक एसिड, जो इस वजह से ये जो है हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव ये ट्रैवल करता है, और ये हमें इस एंड पर मिलता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हमें मिलेगी। लेकिन जो होती है ना एच बी एस डिज़ीज़, अब एस डिज़ीज़ में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है वेलिन। अब वेलिन जो है वो न्यूट्रल होता है, इस वजह से वो यहाँ पर ही रुक जाता है। और जो एच बी सी डिज़ीज़ है ना, उसमें हमारे पास आ जाता है लाइसिन ग्लूटामिक एसिड की जगह, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उससे भी पीछे रुक जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, यानी कि सबसे एंड पर जो है न्यूबॉर्न नॉर्मल वाली मिलेगी, उसके बाद सिकल सेल वाली, और उसके बाद एच बी सी डिज़ीज़ वाली। इसके बाद आ जाते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। अगर हमने देखना हो कि किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है क्या नहीं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट खून टेस्ट करते हैं। ये भी एमसीक्यू में आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देखना होता है कि पेशेंट के आरबीसी के ऊपर जो है वो एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। तो हम पेशेंट के जो ब्लड है उसके अंदर हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डाल देंगे। तो अगर तो इसके ऊपर होंगी एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़, तो ये क्लम्पिंग हो जाएगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि इसको ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है। अगर क्लम्पिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि नहीं है। और इसके अलावा अगर हमने ये देखना हो कि जो रिसिपिएंट का ब्लड है वो रिएक्ट करेगा डोनर आरबीसीज़ के साथ कि नहीं करेगा, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट होम टेस्ट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि पेशेंट के सीरम में एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, तो हम उसको एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन और डोनर का ब्लड देंगे। अगर तो एग्लूटिनेशन हो जाती है, इसका मतलब है कि पेशेंट के सीरम में एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़ हैं, तो फिर हम उसको वो ब्लड जो है वो नहीं लगाएंगे। और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो ये हम प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है इंजरी। अब किसी भी वजह से एंडोथेलियल की इंजरी हुई है, तो इसमें ये एमसीक्यू आता है कि इंजरी के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है ना ट्रांजिएंट वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ है एक्सपोजर। अब यहाँ पर जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है वो एक्सपोज हो गई है, और अब उसके साथ आकर जो है वो लग जाएगा वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर कहाँ से आएगा? एक तो ये वीबल प्लेट बॉडी से आएगा, और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल्स में होता है। तो अब ये यहाँ पर आकर लग गया है कोलेजन के साथ, जो एक्सपोज कोलेजन थी उसके साथ आके वॉन विलीब्रेंड फैक्टर लग गया। अब तीसरे नंबर पे होनी है एडहेजन। अब ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट के ऊपर हमने पढ़ा था GP1B रिसेप्टर होता है फॉर वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। अब प्लेटलेट के साथ ये जो रिसेप्टर था इसके साथ अब ये बाइंड कर गया है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एडहेजन होगी। चौथे नंबर पे क्या होना है? एक्टिवेशन होनी है। एक्टिवेशन ऐसे होगी कि जो प्लेटलेट है ना उसने रिलीज़ करना है ADP कैल्शियम और थ्रोम्बोक्सिन A2। अब इसके ऊपर रिसेप्टर होता है ADP का रिसेप्टर 2PY12। उसके ऊपर जाके ADP लगेगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन जब होगी तो GP2B3A की इंसर्शन हो जाएगी मेम्ब्रेन पर, यानी कि ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लेटलेट की सरफेस पे। पहले ये अंदर पड़ा हुआ था, तो अब ये जब एक्टिवेशन होगी इसकी तो ये मेम्ब्रेन पे जाकर लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आकर लग जाएगी फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन की वजह से एग्रीगेशन हो जाएगी, यानी दूसरे प्लेटलेट भी आकर लग जाएगी। अब ये होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंडरी में जाकर जो है वो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब इसमें हमने कुछ डेफिशिएंसीज याद करनी है, कुछ डिजीज़ की, कौन सी डिज़ीज़ में किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी और कौन सी मेडिसिन कहाँ पर एक्ट करती है। तो सबसे पहले अगर हम एस्पिरिन को देखें, तो एस्पिरिन जो है ये इरिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन की जो है वो सिंथेसिस नहीं होगी। ये भी एमसीक्यू में आता है। उसके बाद जो है क्लोपिडोग्रल, ये क्या करती है? ये रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी कि इसने क्या करना है कि ADP
इनहिबिट कर देना ADP इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ द GP2B3A बाय ब्लॉकिंग, यानी इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से एग्रीगेशन नहीं होगी। इसके अलावा जो वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है उसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में GP1B की डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो ये जो है प्लेटलेट इस यहाँ पर आके एडहेजन ही नहीं होगी। उसके बाद जो ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया है उसमें GP2B3A को इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से ये एग्रीगेशन ही नहीं होगी। उसके अलावा जो डेस्मोप्रेसिन है ना, उसने क्या करना होता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर को रिलीज़ करवाना होता है एंडोथीलियल सेल से, और वॉन विली ब्रांड फैक्टर के अंदर ही फैक्टर 8 होता है, तो जिसकी वजह से जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो ये हम देते हैं वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो ये उसको रिलीज़ करवा देगा, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी जो है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह।